अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास में आज हमारे पास टॉपिक है कोल वाला। लास्ट टाइम इसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था, लेकिन नेक्स्ट उसी का लेक्चर का जो है हमारे पास सेकंड पार्ट है कि कोल जो है वो किस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है। इससे पहले हमने कोल की डिफ़ाइन, उसका बनना और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा था। आज हमारे पास है नेक्स्ट कि कोल एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे है। तो जब हम कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो इससे हमारे पास कोल गैस, अमोनिकल लिक्कर, कोल तार और कोक बनते हैं। हमारे पास जब हम कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो कोल गैस, कोल तार, अमोनिकल लिक्कर, कोक और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी बनते हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक और भी बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं, जिनमें से चंद एक एग्जांपल ये हैं हमारे पास। अब लफ्ज़ हमने लिखा है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की अगर हम बात करें तो क्या होता है हमारे पास डिफाइन, स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द अब्सेंस ऑफ एयर। हवा की गैर मौजूदगी में कोल को हाई टेम्परेचर पे गर्म करना, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करना उसकी, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हमारे पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल, कोल को गर्म करना हाई टेम्परेचर पर, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की गैर मौजूदगी में, इज़ कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। और वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं। अब पहली चीज़ हमने कहा कोल गैस। कोल गैस जो है ये क्या है हमारे पास, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन CH4 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। पहली बात ये तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये सारी टर्म्स जो हम पढ़ रहे हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत अहम है, और उसके अलावा ये MCQs में भी पूछी जा सकती है बात कि कोल गैस किन गैसेस का मिक्सचर होता है। वो आपसे तीन तीन का कम्बिनेशन बना के पूछ सकते हैं। तो आपने याद रखना है हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, इन तीनों गैसेस के मिक्सचर को कोल गैस कहते हैं। इट प्रोड्यूसेस हीट व्हेन बर्नड इन एयर। अब कोल गैस को अगर हम हवा की मौजूदगी में क्या करें, बर्न करें, हीट करें, तो इससे क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। जब इसको जलाएंगे तो इसके जलने से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। अब इस वजह से हम इसके यूजेस देखें तो वो क्या हैं। इसे हम यूज़ करते हैं, फर्स्ट यूज़ है, इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के अंदर क्योंकि ये हीट प्रोड्यूस करता है ना, तो इस वजह से इंडस्ट्री के अंदर एज अ फ्यूल इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा यूज़ है हमारे पास, प्रोवाइड एज एनर्ट और रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर इन वेरियस मेटलर्जिकल प्रोसेस। रिड्यूसिंग या एनर्ट एटमॉस्फेयर ये प्रोवाइड करता है मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में। मेटलर्जिकल प्रोसेस क्या होते हैं, वो प्रोसेस जिनकी मदद से हम मेटल्स को अलहदा करते हैं। जब ज़मीन से मेटल्स को निकालते हैं ना, तो वो इम्प्योर फॉर्म में होती हैं, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, कुछ मिट्टी के ज़रात होते हैं और भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज़। फिर उनको साफ़ करते करते हम लास्ट स्टेज पर पहुँचते हैं जहाँ पर हमें मेटल जो है वो ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म में मिलनी होती है। तो उन सारे प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं, मेटलर्जिकल प्रोसेस। और लास्ट वाला जो स्टेप होता है जहाँ पे उन्हें प्योरीफाई किया जाता है, वहाँ पे अनर्ट या रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर देने के लिए। रिड्यूसिंग क्यों, क्योंकि इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, हाइड्रोजन भी है, जो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर सकते हैं। ज़्यादातर कार्बन मोनोऑक्साइड ही काम करेगा। अगर कहीं पे ऑक्सीजन है तो अगर हम कोल गैस इस्तेमाल करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा, उस इम्प्योरिटी के अंदर से ऑक्सीजन वगैरह को निकाल लेगा। नेक्स्ट है हमारे पास अमोनिकल लिकर। अमोनिकल लिकर क्या होता है, इट इज़ अ सोल्यूशन ऑफ अमोनिया गैस इन वाटर। अमोनिया का फार्मूला होता है हमारे पास NH3, अमोनिया गैस। इसको पानी में हल कर दें तो ये जो सोल्यूशन बनता है उसे हम बोलते हैं अमोनिकल लिकर। उसका हमारे पास फार्मूला क्या है, NH4OH। इसका यूजेस हमें देखें अगर अमोनिकल लिकर का, तो अमोनिकल लिकर इज़ यूज टू प्रिपेयर नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र। नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र, खाद्यान्न तैयार करने के लिए हम किसको इस्तेमाल करते हैं, अमोनिकल लिकर को। अब एक एग्जांपल है हमारे पास, लाइक अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है अमोनिकल लिकर, जब इसका हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इससे हमारे पास अमोनियम सल्फेट प्लस वाटर बनता है। ठीक है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे वाटर भी हमारे पास 2। ये जो अमोनियम सल्फेट है हमारे पास, ये असल में क्या है, ये नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र है। N फर्टिलाइज़र मैं लिख रहा हूँ, N का मतलब क्या आपने समझना है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र है ये। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कोल तार। इट इज़ अ थिक ब्लैक लिक्विड। कोल तार बेसिकली क्या है, एक थिक ब्लैक लिक्विड है। इट इज़ मिक्सचर ऑफ मोर देन 200 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। OC का मतलब
ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने शॉर्ट लिखा है। ये भी एमसीक्यूज है कि कोल तार में कम से कम कितने हैं। बाज़ बुक्स में 213 लिखे होते हैं, आप सिंपली ये समझेंगे कि 200 से ज़्यादा हैं। हमारी बुक में 10th की केमिस्ट्री में 200 लिखे हुए हैं, मोर देन 200, तो इस वजह से मैंने लिख दिया। ये एमसीक्यूज़ है, कोल तार में कम से कम 200 से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। मोस्टली उनमें क्या होते हैं, एरोमेटिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड में मोस्टली जो आते हैं वो कौन से आते हैं, जो कोल तार में होते हैं वो एरोमेटिक हैं। दीज आर सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इन्हें हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से इन्हें सेपरेट करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। एक मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करना ऑन द बेसिस ऑफ, किसकी बुनियाद पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। उनके बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पर, उनके बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस की बुनियाद पर उनको सेपरेट करना क्या कहलाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन शुरू में हमने पढ़ा है। डिस्ट्रक्टिव में और फ्रैक्शनल में फ़र्क है। ये शॉर्ट क्वेश्चन बाज़ दफ़ा आ जाता है, फ्रैक्शनल और डिस्ट्रक्टिव में फ़र्क क्या होता है। ओके, अब सम इम्पॉर्टेंट ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमें मिलेंगे, उनकी कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, बेंजीन, फिनोल, टॉल्यूइन और एनिलीन, और भी बहुत सारे हैं। अब ये जो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स आते हैं, इनके आगे क्या इस्तेमाल आते हैं, दीज आर यूज्ड टू सिंथेसाइज ड्रग्स, एक्सप्लोसिव, पेंट्स, वार्निश, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर एंड पेस्टिसाइड। इन केमिकल्स को इस्तेमाल करते हुए हम ड्रग्स, अद्वियात, एक्सप्लोसिव धमाका खेज अशिया, पेंट्स, वार्निश वगैरह, जो पेंट्स जो होते हैं वो कलर्ड मटेरियल होते हैं, वार्निश जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, जो सरफेस को शाइन करते हैं। उनको मतलब फॉर एग्जांपल आपने एक जगह पे पहले पेंट मार दिया, उस लगा दिया, उसके बाद उसके ऊपर क्या करते हैं, वार्निश करते हैं, ताकि उसकी चमक और उसकी मजबूती बेहतरीन हो जाए। प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर एंड पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, कीड़े मार अद्वियात, स्प्रे वगैरह जो होते हैं उनको कहते हैं। उसके बाद है पिच। अभी ये कोल तार का ही पोर्शन एक है, पिच, ये शॉर्ट क्वेश्चन ये भी अहम है। पिच क्या होता है हमारे पास, द लेफ्ट बिहाइंड ब्लैक रेजिड्यू ऑफ कोल तार इज कॉल्ड पिच। हमने कोल तार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके ऑर्गेनिक कंपाउंड निकाल लिए, जो बाकी ब्लैक रेजिड्यू बच जाएगा ना हमारे पास, उसे हम क्या कहते हैं, पिच। यूजेस क्या हैं, यूज्ड फॉर सरफेसिंग रोड्स एंड रूफ्स। ये सरफेसिंग रोड्स को हमवार करने के लिए और छतों को हमवार करने के लिए इस्तेमाल होता है। आम तौर पे जिसे हम यहाँ पे इसे लुक के नाम से कहते हैं, जो सड़कों पे वो डाल के, सड़कें जो हैं जब सड़क बन रही होती है वो ब्लैक कलर की जो लुक होती है वो डाल रहे होते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। रोड को क्या करना, सरफेस करना, मतलब उसको बराबर करना, हमवार करना, और रूफ को भी हमवार करना। अब रूफ को कैसे हमवार करते हैं, फॉर एग्जांपल वो एरियाज़ जहाँ पे बर्फ़बारी होती है, वहाँ पे जो घर होते हैं उनकी छतें कुछ इस तरह से होती हैं, रूफ इस तरह से होती हैं। तो अब बर्फ़बारी होती है जब, तो क्या होता है कि बर्फ़ यहाँ पे गिरेगी, तो ये सरफेस जो है ना वो बिल्कुल हमवार होनी चाहिए। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि ये सरफेस हमवार और स्लिपरी होने की वजह से क्या होगा, बर्फ़ जो गिरेगी वो फिर ऐसे नीचे गिर जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से इस तरह की जो छतें हैं वहाँ पे ये इस्तेमाल होते हैं। लास्ट है हमारे पास कोक। इट इज़ 98% कार्बन। ये एमसीक्यू है जी, कोक में कितने परसेंट कार्बन है, 98%। इट इज़ लेफ्ट बिहाइंड रेजिड्यू ऑफ कोल। अब देखें, कोल की जब हमने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करके बाकी सारी चीज़ें निकाल ली, जो बाकी चीज़ बच गई वो क्या है, कोक। पिच जो है वो कोल तार का लेफ्ट बिहाइंड है। ये बाज़ दफ़ा ना बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं कोक और पिच को। पिच जो है वो किसका रेजिड्यू है, कोल तार का रेजिड्यू है, लेफ्ट बिहाइंड है। और जो कोक है वो किसका लेफ्ट बिहाइंड है, वो कोल का। इट इज़ लेफ्ट बिहाइंड रेजिड्यू ऑफ कोल। व्हेन कोल इज सब्जेक्टेड टू डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, it loses all its volatile components and leaves behind a solid residue called coke. जब कोल को हमने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की, गर्म किया, उसमें से जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, वोलाटाइल वगैरह, वो सारे उसमें से रिमूव हो गए। बाकी एक ब्लैकिश सी चीज़ बच गई, ठीक है, जो रेजिड्यू, बची खुची जो चीज़ बच गई, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कोक, जिसमें कितने परसेंट कार्बन है, 98% कार्बन है। अब जो कोक है इसका क्या इस्तेमाल है, इट इज़ यूज मेनली एज
रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स स्पेशली आयरन। आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसे रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। असल में क्या होता है कि आयरन के अंदर जो है ना वो लोहे के साथ ऑक्सीजन भी अटैच होती है। जब अब कोक का फार्मूला क्या होगा, सी, इसे कार्बन जो है वो हमने कहा ना 98% कार्बन, तो सी लिखेंगे। अब क्या होगा कि जब इस कोक को आयरन वाले मिक्सर में डालेंगे जहाँ पे आयरन को साफ़ किया जा रहा है, तो होगा क्या, बेसिकली जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाना शुरू कर देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बेसिकली हम काम क्या करना चाह रहे हैं, हम काम करना चाह रहे हैं कि आयरन के साथ जितनी भी ऑक्सीजन अटैच है वो रिमूव हो जाए। तो कार्बन बेसिकली क्या करता है, आयरन से ऑक्सीजन को निकाल लेता है और बाकी क्या बच जाता है, सिर्फ आयरन, जो उसका ऑक्सीजन है वो उससे अलहदा हो जाता है। तो इस वजह से हम इसे रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट यूज़ है, इट इज़ आल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल। इसे एज अ फ्यूल भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं कोक को। तो ये हमारे पास था कोल एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। इस साल जो है 2023 में जो फ़िलहाल तक की पेयरिंग स्कीम है उसके मुताबिक इस चैप्टर में से जो है वो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। लेकिन पेयरिंग चेंज हो जाए नेक्स्ट ईयर या इसी साल भी मे भी हो जाए, तो उसमें क्या होगा कि आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उस पेयरिंग को देख के उस लिहाज से करना है। लेकिन पास्ट पेपर आप जितने भी देखेंगे ऑलमोस्ट जो है वो मोस्टली इस पूरे टॉपिक में से, कोल वाले में से कोई शॉर्ट या एमसीक्यूज वो मोस्टली उठाते हैं। तो इस वजह से आप इसको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।